अर्ज कर रहा हूं। एक ही पप्पू काफी था बर्बाद हिंदुस्तान करने को, अब तो हर विभाग में पप्पू बैठे हैं तो अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा। वाह बोलिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब से सरकार ने जीएसटी संरचना में बदलाव की घोषणा की है, तब से विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। वो पचा नहीं पा रहे हैं इस संरचना में होने वाले बदलाव को। उनको लगता है कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो हमारा एक ही काम है, सरकार की किसी भी नीति को, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका विरोध करना, बिना यह सोचे समझे कि उससे आम जनता को कितना फायदा हो सकता है। जो विपक्ष आज बाहर बैठी है, कभी वो सत्ता पक्ष में भी रही होगी। उनके समय में भी कर की संरचना में बदलाव हुए। भाई कांग्रेस के समय में जब 1961 में आयकर अधिनियम आया है, 1961 से लेकर अब तक क्या करों की संरचना में बदलाव नहीं हुए हैं? अभी भी बदलाव हो रहे हैं। इसका मतलब है कर की मूल प्रवृत्ति यही होती है कि समय के साथ उसकी संरचना बदले। शायद जीएसटी के लिए वो समय अब आ गया, इसीलिए सरकार ने उसमें बदलाव करने का प्रस्ताव रखा। इसका स्वागत होना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम से आम जनता को फायदा होगा। और हमको यह ध्यान रखना है कि जीएसटी का जन्म ही उसकी गड़बड़ी से हुआ है। भाई जो जन्म से ही गड़बड़ हो उसको सुधारने का प्रयास तो करेंगे ना हम, सॉरी, जो जन्म से ही गड़बड़ हो उसको सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्या? तो बस इसीलिए तो कर रही है सरकार सुधार। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि यह सुधार अचानक क्यों कर रहे हो। तो मैं विपक्ष को दो टूक जवाब देना चाहता हूं सरकार की तरफ से। जीएसटी सुधार इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ये कह रही है जनता से कि बहुत हुई महंगाई की मार, इसीलिए कर रहे हैं जीएसटी सुधार। सरकार जनता से कह रही है इस बार जीतना है हमें बिहार, इसलिए कर रहे हैं जीएसटी सुधार। सरकार कह रही है जनता से ट्रंप ने कर दी है टैरिफ की वार, इसीलिए कर रहे हैं जीएसटी सुधार। और जो जीएसटी सुधार हो रहा है यह पुराने वाले जीएसटी संरचना से किस प्रकार अलग है? देखो, पुराने वाले जीएसटी संरचना में कर की 4 दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%। जो नया जीएसटी रिजीम 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है, इसमें कर की 2 दरें रखी गई हैं, 5% और 18%। जो सेव प्रोडक्ट हैं उन पर 0% जीएसटी यानी नील होगा। हालांकि कुछ लग्जरी गुड्स पर, जिन्हें हम सिन प्रोडक्ट कह रहे हैं, उन पर 40% टैक्स लगाने का प्रावधान है। तो जीएसटी में बदलाव क्यों हुआ और यह बदलाव कैसे होगा, इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दे दी। विस्तार चर्चा हम वीडियो में करेंगे, पर उससे पहले एक प्रश्न और कि यह जो बदलाव हो रहा है इससे भारत के आम नागरिकों को क्या फायदा होगा। स्वाभाविक है कि कर की दरें अगर कम होती हैं तो फायदा होगा ही होगा, पर जीएसटी के मामले में थोड़ा सा पेच उल्टा फंस जाता है। जीएसटी का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि कर की दर कम कर दी और वस्तु सस्ती हो गई। मैं एक उदाहरण देता हूं। सैनिटरी पैड 12% से घटाकर जीएसटी 0% कर दिया गया, पर इसकी कीमत में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है। क्योंकि सैनिटरी पैड को बनाने में कच्चे माल का उपयोग हुआ है और जीएसटी कई चरणों में लगता है, तो कच्चे माल पर तो जीएसटी लग रहा होगा ना। अंत में आकर आपने 0 कर दिया, उसको आईटीसी मिलेगा नहीं। आईटीसी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा? महंगे का महंगा रहेगा। इसी प्रकार से सरकार ने अभी क्या किया, कॉपी किताब पेंसिल पर भी जीएसटी कम कर दिया। तो अब कॉपी किताब पेंसिल तो कच्चे माल से ही बनेगी। अगर उन चरणों पर जीएसटी शून्य नहीं है तो लास्ट में शून्य करने से क्या सच में कॉपी किताबें सस्ती हो जाएंगी? अब ये तो भविष्य बताएगा। ठीक इसी प्रकार से इंश्योरेंस को लेकर भी जीएसटी में कुछ बदलाव हुए हैं और यह बदलाव सकारात्मक है। पर जीएसटी कम कर देने से क्या इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएंगे, ये भविष्य बताएगा। क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कम नहीं हो रहे हैं और जीएसटी कम हो गया तो इसका मतलब सीधा फायदा उन कंपनियों को हो रहा है। और भारत में इंश्योरेंस कंपनियां हैं कौन? टाटा, बिरला, अंबानी इत्यादि लोगों की। तो ये सीधा समझ में आ रहा है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स अंडर जीएसटी सेक्शन 171 रिवाइव कर दिया है, तो निश्चित तौर पर शायद इस प्रकार की धांधली ना हो अगर सरकार की निगरानी रहती है तो। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें राहत ही मिलने वाली है और इस राहत का एक अच्छा परिणाम आ रहा है कि लोग डिमांड के लिए आगे जा रहे हैं। और डिमांड अगर बढ़ती है किसी कंपनी की वस्तु की तो उसके शेयर बढ़ेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर। शेयर मार्केट भविष्य का बाजार है। भारत की पूरी गरीबी और बेरोजगारी सोखने की क्षमता है। मैं आप बच्चों से कहता हूं स्किल सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए या कुछ भी करिए, शेयर मार्केट ही सीख लीजिए। शेयर मार्केट एक ऐसा स्किल है, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया अपना जीवन तो आपका जीवन बदल जाएगा। जीएसटी का विरोध करना है या नहीं करना है, ये मैंने आपको बात समझाई है। लौट फिरकर ये समझिए, समृद्ध काल में जीएसटी की संरचना में हो रहे बदलाव को लेकर आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी कोई टैक्स नहीं है, यह एक प्रकार का त्योहार है। आप ध्यान रखो, 2017 को जब आधी रात को पूरी संसद को सजा दिया गया था और पूरे देश से कहा गया था खुशियां मनाओ, जीएसटी पैदा हुआ है, जीएसटी का आज उत्सव है, जीएसटी का आज जन्म हुआ है। मतलब भारतवासियों के ऊपर टैक्स लग रहा था और हम खुशियां मना रहे थे। यह केवल बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है। अब अगर जीएसटी एक त्यौहार है तो त्यौहार में अगर कोई बदलाव के लिए बोले तो हम लोग स्वीकार करेंगे क्या? नहीं। वही विपक्ष के नेता ने बोला है कि भाई जो इसमें कर की दरें हैं 5%, 12%, 18%, 28%, इनको हटाकर केवल 2 दरें कर दी जाएं।
लेकिन सत्ता पक्ष ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि सत्ता पक्ष ये मानता है कि जीएसटी एक त्यौहार है और कोई भी ऐरा गैरा आकर, हालांकि ये विपक्ष के नेता है लेकिन सत्ता पक्ष की नज़र में ये ऐरे गैरे ही हैं, कोई भी ऐरा गैरा आकर ये कह दे कि जीएसटी की संरचना में बदलाव करना है, हम ऐसे थोड़ा कर देंगे। आखिरकार जीएसटी एक ऐतिहासिक फैसला है और मोदी जी ने जितने भी फैसले लिए हैं सभी ऐतिहासिक फैसले ही लिए हैं। इस महामानव का ऐतिहासिक फैसला लेने का इतिहास केवल इतना है कि एक भी फैसला इनका सफल नहीं रहा, सभी फैसले असफल हुए हैं और उसका भुगतान अंतिम रूप से भारत और भारत की जनता को करना पड़ा। फिर वो चाहे ट्रंप का स्वागत हो, नोटबंदी हो, 3 कृषि कानून हो या जीएसटी हो। मैं ये बात मानता हूं कि जीएसटी की कर की संरचना में बदलाव समय के साथ होता है, लेकिन यह प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए कि नया वित्त वर्ष अभी आया नहीं है, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि बीच वित्त वर्ष में ही तुम इस संरचना में बदलाव कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिवाली की आड़ लेकर तुम बिहार का चुनाव जीतना चाहते हो? क्योंकि सब जानते हैं तुम्हारे लिए चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता है, देश जाए भाड़ में। उसके लिए तुम शहीदों के नाम पर वोट मांग सकते हो, मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांग सकते हो, मुजरे के नाम पर वोट मांग सकते हो, मुसलमान के नाम पर वोट मांग सकते हो, बाढ़ग्रस्त बिहार में एसआईआर करवा सकते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है। और आसानी का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि बीच वित्त वर्ष में तुमने जीएसटी में बिना पूछे, बिना परामर्श के इस प्रकार का संशोधन कर दिया। और कमाल की बात यह है कि यह संशोधन जीएसटी परिषद को करना था, लेकिन परिषद बैठक के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी थी कि इसमें बदलाव होगा। मतलब समझ रहे हो, जो जीएसटी परिषद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जीएसटी परिषद में तो राज्य के अन्य लोग भी आते हैं, बिना सलाह के ही घोषणा कर दी कि इसमें बदलाव होगा। कमाल की बात यह है कि इस देश में जब जीएसटी की दरें बढ़ती हैं तो वो जीएसटी परिषद बढ़ा दी, और जीएसटी की दरें अगर कम हो रही हैं तो वो प्रधानमंत्री ने कम कर दी। मतलब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। चलो, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब है जो इस प्रकार की दरें कम की गई हैं और फिर सत्ता पक्ष के चिंटू पिंटू नेता जब पब्लिक में आकर पब्लिक को ऐसे मोहित कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पब्लिक मूर्ख है, कुछ भी बोलो मान लेगी। वो ये बोल रहे हैं कि जीएसटी की दरों में अब परिवर्तन हुआ है तो आम जनता को राहत मिलेगी। मतलब वो कहना चाहते हैं कि 8 साल तक वो राम भक्त जिसने आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा करके इनको वोट दिया, इन्होंने जीएसटी के माध्यम से उसका शोषण कर लिया। आज देश की हालत उस मुर्गी की तरह हो गई है जिसके पंखों को इतना नोचा गया है कि अब वो जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है, और उस जनता को महसूस ही नहीं हो रहा है उसका शोषण हो रहा है। और पता है जनता महसूस क्यों नहीं कर पा रही है? इसके पीछे है बीजेपी के शानदार स्ट्रेटजी। बीजेपी ने जितने भी ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं वो फेल हुए हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन फेलियर के बाद भी उन्होंने अपनी असफलता को एक त्यौहार के रूप में प्रस्तुत किया। उदाहरण के तौर पर इस जीएसटी को ही ले लो। अचानक से बीच वित्त वर्ष में ये बदलाव कर रहे हैं तो अब जनता को क्या बता रहे हैं कि यह एक प्रकार का नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म है। और जनता को लग रहा है पता नहीं क्या रिफॉर्म आ गया, ओ सब अच्छा हो गया। यही जीएसटी जब 2017 में आया था तो बोले थे कि यह भारत की दूसरी आज़ादी है, तो अब ये क्या भारत की तीसरी आज़ादी है? इनके जितने भी फेलियर हैं, असफलता हैं, आप उसके पीछे एक ना एक ड्रामा देखोगे, एक नया त्यौहार देखोगे, एक नई क्रांति देखोगे। और भी उदाहरण देता हूं मैं आपको। लॉकडाउन लगा, स्थिति देश की मालूम थी, ऑक्सीजन था नहीं, लोग पैदल चल के अपने घर जा रहे थे। उन गरीबों के पाँव ने भारत की औकात माप ली थी पैदल चल के कि नेताओं की औकात कितनी खोखली है कि सिर्फ मंच से आकर भाषण दे सकते हैं, एक सिंगल व्यवस्था नहीं करवा पाए। और व्यवस्था की कमी उजागर ना हो जाए, इनकी असफलताएं उजागर ना हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए? तो अपनी असफलता को त्यौहार बना दो। तो इस भरे लॉकडाउन में लोगों से थाली बजवा दी। लोग थाली बजाने में व्यस्त हो गए, भूल गए कि हमें तुमने आवश्यक सुविधाएं नहीं दी तो तुम हो क्यों सरकार में। एक और उदाहरण समझो, पहलगांव अटैक हुआ। प्रश्न ये पूछना चाहिए था कि जब इतनी टाइट सिक्योरिटी है तो वो आतंकवादी कैसे घुस आए? घुस नहीं आए। 1 घंटे तक उन्होंने इस प्रकार से निर्मम हत्याएं की, हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? बजाय इसके उनकी असफलताओं पे किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, लौटकर उन्होंने इस पहलगांव अटैक में एक त्यौहार ढूंढ लिया, तो बता दिया ऑपरेशन सिंदूर, और उसके लिए निकाल दी तिरंगा यात्रा। तिरंगा से मुझे प्यार है, तिरंगा मेरी आन है, बान है, शान है। तिरंगा जो पहले खास हुआ करता था आज इनको आम बना दिया गया है। मतलब हर घर तिरंगा, तो लोगों ने तिरंगा लगाया, 4 दिन के बाद तिरंगा रोड पर कचड़ों में दिखाई दे रहा है। ये हमारे देश का अपमान इस खोखली राष्ट्रभक्ति के चक्कर में हो रहा है। लेकिन हमने प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि त्यौहार था तिरंगा यात्रा, और हम भी उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। देश का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, आतंकवादी आकर हमको मार गए, हमने उस पर प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि हम त्यौहार में शामिल थे। तो ऐसे न जाने कितने त्यौहार इस देश में हर महीने हर साल मनाए जा रहे हैं, क्योंकि यह सरकार हर
मोर्चे पर तुमको फेल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी असफलता तुम तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये अपनी असफलताओं को त्योहार में बदल देते हैं। लेकिन अगर इनकी थोड़ी बहुत भी सफलताएं होंगी, जो मैं मानता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर हो, सीए हो इत्यादि, ये छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं हैं। पर क्या 11 साल में केवल तुम्हारे पास यही उपलब्धियां हैं? इसके अलावा कोई और उपलब्धि नहीं है? और बची खुची जो उपलब्धियां हैं वो तुमको दलाल मीडिया के माध्यम से ही सुनाई देंगी। यूं समझिए कि आप इनकी असफलताओं को त्योहार के रूप में देखेंगे, वो सफलताओं को बड़ाई के रूप में देखेंगे। इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर जब देश को नुकसान होगा तो हमें नुकसान होगा, और हमें अगर नुकसान हो रहा है तो फिर इस प्रकार की सरकार से हम सवाल क्यों नहीं पूछें, क्योंकि नुकसान तो अंगीकार हमारा ही है ना। लेकिन यहाँ यह प्रश्न भी तो उठ रहा है कि भाई एक बात बताओ, जब जीएसटी में बदलाव हो रहा है तो क्या दिक्कत है? भाई थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि चलो 8 साल तक इन्होंने शोषण किया है, बदलाव नहीं कर पाए, दर कम नहीं कर पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, वही तो करने का प्रयास कर रहे हैं ना वो महंगाई। तो जब जीएसटी में ये बदलाव हो रहे हैं तो इससे किसको क्या दिक्कत हो सकती है? स्वाभाविक है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसमें नुकसान और लाभ देखा जा सकता है। जैसे सरकार को नुकसान होगा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का, लेकिन सरकार वह नुकसान वहन करेगी, क्योंकि अंतिम रूप से वह अपने नागरिकों का भला चाहती है। लेकिन जो बीच वित्त वर्ष में यह जीएसटी आ रहा है, इससे कहीं समस्याएं और उत्पन्न होंगी कि जो राज्य पहले से ही इस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं, खासकर वो राज्य जहां बीजेपी की सत्ता नहीं है, उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा? क्योंकि 5 साल तो निकल चुके हैं कंपनसेट करने का। और अगर ये 22 तारीख से लागू हो रहा है और किसी दुकानदार के पास पुराना स्टॉक रखा हुआ है, तो उसने तो उसी कीमत पर खरीदा था, और कोई दुकानदार नया स्टॉक रख रहा है तो वो सस्ता बेचेगा, पुराना वाला महंगा बिकेगा, तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? और अगर वो सस्ता बेचता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? सरकार इस पर अभी पूरी तरह से चुप है। और जिन राज्यों को फायदा नहीं होने वाला है, जो कि कुल मिलाकर प्रोडक्शन वाले राज्य हैं, उनको इसमें क्या लाभ होने वाला है, सरकार इस पर भी पूरी तरह से चुप है। चूंकि यह निर्णय पूरी तरह से परिषद में लिया गया है, तो सभी राज्य के पक्ष विपक्ष इत्यादि नेता, समझदार, बेवकूफ सब बैठे होंगे उसमें। तो निर्णय अगर हुआ है इसे 58% में, तो कुछ ना कुछ तो निर्णय निकला होगा। पक्ष और विपक्ष को लेकर सहमति के साथ ही इस प्रकार की दरों में कमी आई होगी। तो राज्य अपने हिसाब से देखेगा, जिस राज्य को कंपनसेट करना होगा, अब वो कंपनसेशन का प्रोसेस तो है नहीं है, तो वह राज्य अपने ही नागरिकों को कोई नया टैक्स थोप देगा, तो जीएसटी में यहाँ उसको राहत मिलेगी। अगर उस राज्य को वहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर वहाँ के नागरिकों को उसका भार खुद ही वहन करना होगा। अब इसके लिए सरकार भविष्य में क्या प्लान लाती है वो तो सरकार के ऊपर है। सरकार का प्लान क्या होता है वो सरकार को नहीं मालूम, तो हम कैसे बता दें? तो कुल मिलाकर अगर सरकार और राज्यों में जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा सा व्यवधित है या टाइम पर नहीं पेमेंट हो पा रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, तो निश्चित तौर पर वहां पर इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। पर इतनी समस्याएं इतने बड़े देश में तो जमती हैं, इतने बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो सर जो नया जीएसटी रिजीम होने वाला है, क्या वो पिछले वाले से खतरनाक और क्लिष्ट होगा, वो तो समय ही बता पाएगा। और यह बात मैं एजुकेशन पर लगने वाले जीएसटी को बेस बनाकर बोल रहा हूँ। जो 22 सितंबर से नया जीएसटी रिजीम आने वाला है, उसमें क्या प्रावधान है कि जीएसटी के कुछ आइटम पर 0% यानी निल जीएसटी होगा, स्वागत है इस चीज़ का। लेकिन कुछ आइटम पर 12% और कुछ पर 18%, जैसे वॉल पेन इत्यादि, इन पे 18% होगा। अरे भाई जब एजुकेशन पे कर रहे थे तो 0 ही कर देते। और पेन पे 18% है, क्या चाहते हो हाथ में पेन नहीं तलवार पकड़ी जाए? और क्लिष्टता नहीं है तो क्या है? अब दुकानदार एक तरफ 0% वाला आइटम रखे, एक तरफ 12% वाला रखे, एक तरफ 18% वाला रखे, दुकान चलाए कि बेचारा इसी प्रकार की रिसीट बनाता रहे। और क्लिष्टता ऐसी है कि टेक्स्ट बुक पर 5% जीएसटी है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक पन्नों से बनती है उसमें जीएसटी बढ़ाकर कर दिया गया है। तो वो तो भविष्य बताएगा कि यह सरल हुआ है कि कठिन हुआ है। अब भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो भविष्य ही जाने, लेकिन उपभोक्ताओं को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो ग्राहक है उनको इतनी सावधानी बरतनी है कि आप विभिन्न दुकानों पर जाइए और विभिन्न दुकानों पर मोल भाव कीजिए। इससे 2 प्रकार की प्रवृत्ति डेवलप होगी, आपको सामान सस्ता मिलेगा और बार्गेनिंग करने का मौका मिलेगा, और जो टैक्स चोरी कर रहे हैं वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को जो लाभ होना है वो होता रहेगा, जो नुकसान है वो होता रहेगा। जनता को अंतिम रूप से इससे कुल मिलाकर लाभ ही होना है। खासकर खाद्य पदार्थों से संबंधित उन जीएसटी दरों को शून्य कर दिया गया है, जिनसे लेके पहले लोग परेशान हुआ करते थे कुछ इस प्रकार से। कुल मिलाकर कह सकता हूँ रोटी, पराठा, दूध, छेना, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ, इन पर पूरी तरह से जीएसटी अब शून्य कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है, निश्चित तौर पर राहत मिलेगा। सर शुरू में आपने जो आंकड़े बताए थे वो गरीबी बेरोजगारी वाले, वो हंसी मजाक के रूप में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। रियलिटी ये है कि नहीं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम जीएसटी का सामान और उससे प्रभाव से प्रभावित तो होते ही हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा कदम है, मैं इसका दिल से सराहना करता हूँ। देर आए
दुरुस्त आए, लेकिन अब इससे अर्थव्यवस्था को कितना बूम मिलेगा वो समय बताएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ रही है। और इसके संकेत ऐसे ही मिलते हैं, जब सरकारें टैक्स दरें कम करने लगें, सरकारें सब्सिडियां बढ़ाने लगें, सरकारें ब्याज दरें कम करने लगें, तो समझ जाओ कि देश मंदी की चपेट में आ रहा है, मांग कम हो चुकी है। तो मांग आधारित मंदी को खत्म करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारें चाहती हैं कि इस देश के नागरिकों की बचत बढ़े, जो कि 8 साल से बचत न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो सरकार को ये रियलाइज़ हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, इसका स्वागत होना चाहिए। पर सरकार को भविष्य में ध्यान रखना है कि आप इस देश को सर्कस ना बनाएं। किसी भी प्रोजेक्ट को लाने से पहले उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग कर लिया करें, तो बाद में इस प्रकार के बदलाव या फिर आपको बैक स्टेप नहीं लेना पड़ेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थूथू भी होती है और जनता का भरोसा भी सरकार पर कम होता जाता है। इसी प्रकार से जो नई टैक्स रिजिम आई है उसमें कई सारे बदलाव होंगे। अब गाड़ी पर पहले 28% था, 18% जीएसटी लगेगा। जो कृषि वाले काम है उसे 5% लगेगा। मोटरसाइकिल 350 सीसी से नीचे हो तो उसमें 18% हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। तो वो रिजिम स्लैब है जो हमें देखना है। आप न्यूज़पेपर में क्लास के दौरान इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नैया पार के एप्लीकेशन पर मैंने जीएसटी की डिटेल में क्लास ली है, वहाँ पर जाकर पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। डाउनलोड कर लो नैया पार एप्लीकेशन। चूँकि जीडीपी ग्रोथ अब थोड़ी बढ़ रही है, शायद कलेक्शन बढ़ेगा तो और बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ उत्पादन से संबंधित होती है, उत्पादन मांग से संबंधित होता है। मांग तब होगी जब सामने वाला सामान सस्ता होगा, सस्ता तब होगा जब टैक्स कम होगा। तो शायद मांग बढ़े, उत्पादन बढ़े, और उत्पादन होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो लोग टैक्स भरेंगे, टैक्स भरेंगे तो सरकार का कलेक्शन और कहीं से होने लगेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी भरपाई कर लेगी और शायद उस भरपाई की वजह से पैसे पर्याप्त रूप से पहुँचें। और जो देश का नंबर 1 शहर जिसे इंदौर कहते हैं, ये उनके सड़कों की हालत देखो, ऐसा लग रहा है कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए कि टैक्स अगर ले रहे हो तो सुविधाएं भी दो। हाँ, इस जीएसटी से इन भांडों को बहुत तकलीफ हो सकती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के युवाओं को पीक मारना सिखा दिया है। आप यूँ समझिए, खुद के लड़के अगर नशा करते हैं तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हमारा लड़का नशे में गिरफ्त नहीं है, दूसरों को यह नशा सिखा रहे हैं। तो सिन गुड्स यानी कि पान मसाला इत्यादि पर 40% का जीएसटी हुआ है। उसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। निश्चित तौर पर जीएसटी एक संरचना है, समय के साथ बदलेगी और बदलनी चाहिए। इस प्रकार के बदलाव का स्वागत होना चाहिए।